सर सेकेंड फेज में ऐसा बहुत सारा केंद्र है जहाँ पे नॉर्थ 24 परगना या फिर साउथ 24 परगना जहाँ से लड़कियों का पाचार का घटना बहुत ज्यादा सुनाई देता है और माइनर एजेस लड़कियों। तो इस बारे में मतलब क्या व्यवस्था लिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आई तो? देखिए, ये मुझे कोई आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, हमारी सबसे टॉप की प्रायोरिटी में से एक महिला सुरक्षा रही है और ये हमने कर कर भी दिखाया है। और बंगाल की माताओं बहनों को भी पूरा भरोसा है और हमने सिंबॉलिक रूप से महिला अत्याचार की विक्टिम को भी प्रत्याशी बनाकर बंगाल की विधानसभा में बिठाने का तय किया है। और मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, महिला मुख्यमंत्री की तो सबसे पहली होनी चाहिए, परंतु ये हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये करेगी। मौपिया नंदी, कोलकाता टीवी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जो अगला जो नेक्स्ट दूसरा चरण पे जितने सारे सीटों में वोट है वो अभी तक आपके लिए थोड़ा सा टफ? नहीं, हमारे लिए तो पूरा बंगाल ही टफ था। 3 ही सीट थी हमारी। हमने ऐसे कई राज्य हैं जहां सीधी सरकारें बनाई, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ढेर सारे राज्य हैं ऐसे। और ये कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हम 77 सीटों की पीठ पर बैठे हैं। यहां से सरकार बनाना बहुत सरल है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। आप भी भाजपा के लिए वोट कर दीजिए, आपका योगदान रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैठिए। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। Sir, दो सवाल. Do you see, sir, this, and there is a palpable thing that, sir, there is a lot of anti-incumbency vote this time with the high turnout. Do you see, sir, this anti-incumbency vote fragmented? And also, do you see, sir, there will be a lot of seats where the winning margin will be very thin? मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। नहीं, देखिए, पहले कलकत्ता सिटी कांग्रेस के लिए वोट करता था, एक बार परिवर्तन हुआ और कम्युनिस्ट आए, फिर कम्युनिस्टों के लिए करता था, एक बार परिवर्तन हुआ, दीदी आई, अब दीदी के लिए करता है, इस बार परिवर्तन होगा, भाजपा आएगी और हर बार की तरह 30 साल तक भाजपा के साथ रहेगी। আমি যার নাম ডাকছি এবং তার তিনি হাত তুলবেন, মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভি। মনোজ্ঞা লোহিওয়াল দিদি, এনডিটিভির কিছু। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई है, नाव में आज सैर की है और उसके बाद गंगा नदी और बाकी सबकी बातें हुई हैं। जो भी होता है उसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं या तो पब्लिसिटी स्टंट है या फिर बंगाल में एक जगह बनाने की ममता जी कोशिश का है। मानसिकता ऐसा है, मोदी जी बोलेंगे नहीं कभी, मगर गलती से बोल जाए टीएमसी को वोट दो तो कहे नो 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 नहीं देना है, मोदी कहता है टीएमसी को वोट मत देना। अब ममता जी को कौन समझ सकता है? भला कोई गंगा में नाव से सैर करे और अपने आप को गंगा किनारे रहने के वाले लोगों के साथ जोड़कर गंगा के शुद्धिकरण का वादा याद कराए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? और झालमुड़ी खाने में क्या आपत्ति? ममता दीदी भी मैंने सुना है खाती है, अब मोदी जी खा रहे हैं तो विरोध कर रही है।
বিপ্রশ্রী আনন্দবাজার পত্রিকা। भाई ये आगे से हाथ खड़े करते हैं, उनको बुलाओ यार, तुम कमाल आदमी हो। Good morning, sir. You were in the state for last couple of days before the election. On that basis, अरे यार कपल ऑफ डेज नहीं, 14वां दिन है आज। 14th day, भयानक तरीके से रिड्यूस करते हो यार। Trinamool has challenged you on that basis that 4th May on the date of result, you. बैठ जाओ बैठ जाओ, ये अभिषेक जी की भाषा है। मैं ना इसका जवाब दे सकता हूँ ना रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। मैं इस तरह की ओछी बातों का जवाब नहीं देता भैया, वो बोलते रहते हैं, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। अंजना ओम काश्यप, आज तक। गृह मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में कई राज्यों में हमने देखा कि एक प्रो इनकम्बेंसी रही अब हाई वोटर टर्नआउट में। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पश्चिम बंगाल में इस वोटर टर्नआउट को देख रहे हैं जो कि अब तक का सबसे प्रचंड है, तो क्या आधार है कि आप इसको बीजेपी के पक्ष पर मान रहे हैं? जो आपको फीडबैक मिला हो, अगर वो थोड़ा विस्तृत करके आप बता सकें। देखिए, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, गत चुनाव में भी चरम पर थी, मगर गत चुनाव में वोटिंग जितना भयमुक्त होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। ढेर सारे बूथ लूटे गए थे, ढेर सारी जगह पे गांवों से मतदाता को निकलने नहीं दिया गया था। वहां तक कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था कि तृणमूल के झंडे लेकर जुलूस निकाल कर वोट डालने जाए तो शायद देने देंगे, मगर ये भी सफल नहीं हुआ था। इस चुनाव में शुरुआत से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, ढेर सारे फर्जी मतदाता कट गए हैं, ढेर सारे घुसपैठियों के नाम कटे हैं। प्रशासन ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था करा है और चुनाव आयोग ने भी अपनी पैनी नजर भयमुक्त वोटिंग के लिए बनाकर रखी है। और इसके कारण मुझे पूरा भरोसा है कि जो रोष है, ये रोष की अभिव्यक्ति मुक्त मन से चुनाव में हुई है, परिणाम हमारे पक्ष में आए। সব্যসাচী যুগশঙ্খ। सर, पहले दफा जो मतदान हुआ है इसमें आप लोग दावा कर रहे हैं कि 110 के ऊपर जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है ये एसआईआर के अगेंस्ट में वोट जा रहा है। इसके विषय में आपको क्या टिप्पणी है? कुछ नहीं कहना है, सबको जो भरोसा है वो बताना चाहिए जनता को। जनता को किस पर भरोसा करना वो जनता तय करे। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। हाँ, खड़ा करते हैं भैया, गुस्से मत हो यार, क्यों ममता दीदी जैसा करते हो? गृहमंत्री करता हूं मैं जी, आप अलाउ करें तो दो छोटे सवाल हैं मेरे। पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने बताया भी कितना वायलेंस होता था यहाँ पे, पिछले लोकसभा में भी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जैसा राज्य जो कि आतंकवाद से ग्रस्त है, वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ। बंगाल में तब भी वायलेंस हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और क्या उल्टा लटका कर सीधा करने वाला फॉर्मूला काम कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आमतौर पे बंगाल में बहुत सारे एनालिस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल, पुरुष वोटर बनाम महिला वोटर्स, यूथ बनाम बुजुर्ग। क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों का जो फीडबैक है वो काम एक मुश्त होकर बंगाल के सब आयु वर्ग के, सब जेंडर के और सब हिस्सों से मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं 3 दिनों से प्रेसिडेंसी में घूम रहा हूं, 3 दिनों से मैं आपको बताता हूं, प्रेसिडेंसी इस बार नॉर्थ बंगाल से आगे रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी, निशांत कुमार, ऑर्गेनाइजर इंग्लिश वीकली से। आपने कहा कि इस चुनाव में प्रथम चरण में अभी तक कोई भी हत्या नहीं हुई, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ जगहों पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ, अटैक हुआ। सेकंड चरण में ऐसा ना हो ताकि जनता जो और भी भरोसे के साथ भाजपा को वोट कर सके, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? हमारा प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग को मिलने वाला है। दूसरे चरण की व्यवस्था को और चुस्त करने के लिए हम चुनाव आयोग को हमारे सुझाव देने वाले। पीछे दे दो भाई, सेकंड रो में। अमित जी, आपने कहा कि आप 14 दिन से यहाँ पे हैं, शायद और 2-3 दिन यहाँ पे रहेंगे। पहली बार जो बंगाल में आपने इतना दिन बिताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
3 ऐसे कुछ अनुभव आपका पास हुआ है जो पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल है, जो आप अगले अपने पूरे जीवन तक याद रखेंगे बंगाल के बारे में, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल 3 अनुभव। देखिए, मैं कल का ही एक अनुभव बताता हूं। रोड शो में जबरदस्त भीड़ थी। किसी युवा व्यक्ति के लिए भी रोड शो में वहां खड़ा रहना ये बहुत कठिन था। शायद मैं न्यूट्रल मतदाता होता तो मैं भीड़ देखकर अपने घर चला जाता, वोट भाजपा को देता। इतनी भीड़ थी कल। एक वृद्ध माताजी, मेरा अंदाजे 80 साल की होगी, इतने धक्के खाकर वहां पर खड़ी थी। मैं अपनी धुन में गाड़ी में बैठ गया और उस वक्त मेरी नजर पड़ी कि माताजी कुछ हाथ हिलाकर कह रही है। मैं उतर कर गया। उन्होंने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद है। इतने धक्के खाकर भाजपा के समर्थन में वहां खड़ा रहना ही आशीर्वाद है। मगर फिर भी आगे आकर पुलिस की बैरिकेड को लगभग तोड़कर मिलकर आशीर्वाद दिया है। मैं मानता हूं ये मेरे जीवन का बहुत है। वो भी एक ऐसी ही माता जी ने भेंट किया हुआ है। और इस प्रकार के आशीर्वाद व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी ताकत और हौसला देते हैं। फिर ये भाईपो कितनी भी गाली बोले कोई असर नहीं होती है। जब इतनी बूढ़ी माँ आशीर्वाद देती है कुछ नहीं होता। विकास वादौड़िया, एनडीटीवी। हाथ खड़ा कीजिए। गृहमंत्री जी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि भाईपो टैक्स यहाँ पर चल रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने पिछले कई चुनावों में देखा, अशोक गहलोत की लाल डायरी का मसला आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेश बघेल के खिलाफ भी घोटालों की बात हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल तो बरी तक हो गए। तो जो बयानबाजी होती है वो चुनावी जुमला भर रह जाती, बाद में कड़ी कार्रवाई नहीं होती। ऐसा है, आपकी कार्रवाई से आपका रेफरेंस है, कोई कानून को सुने बगैर उठाकर बंद कर। जांच होता है, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, देरी होती है। सैन सभी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसमें आएंगे ही आएंगे, आप भरोसा करिए। और जब आता है तब तो आप विंडिक्टिव अप्रोच का प्रेस करते हो, स्टेटमेंट देते हो। कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है, इसकी बाकायदा जांच होती है। एजेंसी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है और एजेंसियों को कोर्ट में उलझाकर समय भी बहुत जाया किया जाता है, इसलिए देरी हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात बंद होना है और बंद होने के बाद आगे न हो इसके लिए एग्जाम्पल सेट करना। शेष प्रश्न अमित कुमार, टाइम्स नाउ। अमित भाई, अब तो पहले चरण का मतदान हो गया, लेकिन चुनाव के दौरान लगातार ममता ये कह रही थी कि जो अधिकारी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, मैं एक अधिकारी को पहचान रही हूँ, नजर रखी हूँ, उन पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कही थी कि चुनाव बंगाल कब्जा करने के बाद दिल्ली कब्जा करेंगे और दिल्ली से भाजपा को भगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, चलिए। कोई कुछ नहीं मानता है अमित तेरे अलावे। यहां कुछ नहीं बचा है, दिल्ली कहां आएंगी। अब मैं क्या जवाब दूं, भले आदमी बोलो। चलो, आपने ये कहा है कि पहले चरण में आपके 110 आएंगे, पिछले बार आपके 57 आए थे। तो अमित भाई, इन 5 सालों में क्या बदला है कि डबल नंबर की आप बात कर रहे हैं? ढेर सारा काम हुआ है। पहले तो मैंने जो कहा कि भय मुक्त मतदान हुआ है, जरा भी इंटरप्शन नहीं हुआ है। और दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी भी चरम पर पहुंची है। और ये 5 साल में विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर जो गंभीर सवाल लगे हैं, इसने सारी माताओं बहनों को एक प्रकार से लामबंद कर दिया है। और हम भी सीखे हैं काफी कुछ। तो मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। नीरज फ्रॉम जी न्यूज। ईशान, एक सेकंड। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि बंगाल के जनता को आप पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बारे में कोई आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि कल से
सौमित्र खान जी समेत भाजपा के कुछ नेता ऐसा आशंका प्रकट किए हैं कि कुछ ईवीएम बदलने की कोशिश किया गया है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हमने वो आशंका को चुनाव आयोग के सामने रखा है। मुझे विश्वास है चुनाव आयोग पूरी जांच पड़ताल करेगी। नीरज जी, जी न्यूज। अमित जी, कोलकाता के आसपास के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत सारे घर खाली मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहां पहले बांग्लादेशी रहते थे, अब वो लोग छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। तो ये चुनाव की आहट से पहले ही बहुत सारे घर खाली हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहां लोग कहते हैं कि अभी घुसपैठ है, लोग रह रहे हैं और बड़े ऑर्गेनाइज वे में घर मकान बसाने का काम किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आने के बाद इनको सबको चिन्हित किया जाएगा और बारी बारी से सब खाली कराया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से हमारी पहले नंबर की प्रायोरिटी है बाढ़ पर सीमा का जो छिद्र है वो भरकर सीमा लगाना, एक एक घुसपैठियों को चिन्हित करना, घुसपैठियों को गलत पहचान पत्र बनाने वाले अफसरों को चिन्हित करना और बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाना, ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी। चलिए भैया, धन्यवाद। आप खींच खींच कर आप लोग सवाल बना रहे हैं।